आज का क्वेश्चन आया भूमिका का क्वेश्चन। कभी तो दिन बड़े हो जाते हैं, कभी रातें क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, कभी रातें बड़ी हो जाती है, कभी दिन छोटे हो जाते हैं। ये क्या लोचा है कि अभी कुछ दिन पहले तो भूमिका कह रही थी सर रात को 6 बजे, शाम को 6 बजे अंधेरा हो जाता था और सुबह आराम से 7-8 बजे उठती थी मैं, तब तक अंधेरा रहता था। लेकिन सर आज कुछ दिन बाद में ऐसा पता चला पड़ा कि रात को 8 बजे तक प्रकाश छाया रहता है, 8 बजे तक प्रकाश छाया रहता है और सुबह मैं 6 बजे देखूं तो मेरे को बिल्कुल आसपास क्लियर दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है पृथ्वी की गतियां। इसकी गतियां, क्योंकि सूर्य एक जगह ही है। पहले क्या सोचते हैं बच्चे कि सर सूर्य दिन को तो निकल जाता है, रात को डूब जाता है। ऐसा नहीं होता, पृथ्वी घूमती है, सूर्य एक जगह स्थित है, एक जगह स्थित है। तो अपन इस संदर्भ में ग्लोब के संदर्भ में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके संदर्भ में ग्लोब के संदर्भ में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है ग्लोब। क्या है बेटा? ग्लोब। अब देखा होगा म्यूनिसिपल ऑफिस में आपने ऐसा ग्लोब देखा होगा। हाँ, ये ऐसा ग्लोब होता है। ये क्या होता है? ग्लोब। और जिसमें पूरे सभी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के देश स्थित है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की क्या है? देश स्थित है। अब ये ग्लोब अपनी जो भारतीय स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। तो पहले मैं ग्लोब को डिवाइड कर देता हूँ 2 पार्ट में। आपको कर देता हूँ 2 पार्ट में। देख पड़ोस की आवाज के सारी स्थितियों पर देखेंगे, ग्लोब की स्थिति पर देखेंगे और ग्लोब की स्थिति यानी कि ग्लोब को 2 भागों में बांटने का जो कार्य, ग्लोब को 2 भागों में बांटने का कार्य एक रेखा करती है, उसका नाम है विषुवत। क्या नाम है इसका? विषुवत। जो ग्लोब को 2 भागों में बांटने का कार्य करती है। अब जैसे आपके भी नाम चेंज होते हैं, नहीं होते? घर पे आपको पिंकू कहते हैं, वहाँ पे मोनू कहते हैं और वहाँ पे कुछ और कहते हैं। आप उधर चाहिए तो जो ये ग्लोब की रेखा है यह है विषुवत। कौन सी बात है बेटा? इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसका दूसरा नाम है विषुवत और इसका तीसरा नाम भी है भूमध्य रेखा। कौन सा रेखा है? भूमध्य रेखा है इसका तीसरा नाम। ठीक है। अब इस ग्लोब को 2 भागों में एक रेखा बांटती है, एक तो विषुवत भी कह दिया, भूमध्य रेखा भी कह दिया और इसको क्या कह दिया? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब ग्लोब में क्या है कि इस ग्लोब को कहते हैं 2 भागों में डिवाइड हुआ ना, इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्योंकि ये उत्तर में स्थित है। किसमें स्थित है बेटा? उत्तर में स्थित है, इसलिए इसे कह दिया उत्तरी गोलार्ध। ये जो दक्षिण में बचा इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है बेटा? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जान दिया। अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब देखना, मेरी बात सुनना। अब ये ग्लोब मैंने बताया था आपको 0 डिग्री है। अब ऐसे ये 1 आई होगी, ये 2 आई होगी, ये 3 आई होगी। तो यहाँ तक जब अपन पहुंचे तो 90 डिग्री तक पहुंच गए। कितने तक पहुंच गए बेटा? 90 डिग्री। कितने डिग्री तक पहुंच गए? 90 डिग्री तक पहुंच गए। कितने डिग्री तक पहुंच गए? 90 डिग्री। तो यहाँ पे अपना भारत भी स्थित है। यहाँ पे कौन सा स्थित है? भारत भी स्थित है ग्लोब में। अब ये 90 हुए इस गोलार्ध में और 90 ही नीचे दक्षिणी गोलार्ध में होंगे। कितने होंगे बेटा? 90। और पूछेगी ग्लोब पे कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? क्या प्रश्न पूछाएगा? ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो संख्या 90 इसको जोड़ दिया, 90 इसको जोड़ दिया, 90 इसको जोड़ दिया, 90 जोड़ दिया। एक बीच वाली भी तो थी, एक कौन सी थी? तो भागीरथ बता ग्लोब पे अक्षांश कितने हो गए? 181 यानी कि 181 अक्षांश हो गए। कितने हो गए बेटा? 181 कुल ग्लोब पे अक्षांश पूछे तो कितने हो जाएंगे? 181। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपना भारत भी तो स्थित है, अपना भारत भी तो इन्हीं अक्षांशों में स्थित है। अब देख कि अपने भारत के दक्षिण में एक अक्षांश चूके गुजरा, यह था 8 डिग्री 4 मिनट। बोल ज्यादा 8 डिग्री 4 मिनट।
अब इसे उत्तरी अक्षांश कहूंगा, भले ही दक्षिण से गुजरा है, क्योंकि पूरा जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। कौन से गोलार्ध में बेटा? उत्तरी गोलार्ध में। तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, वो कौन सा है? उत्तरी अक्षांश से लेके यहाँ पे जो अक्षांश था ये था 37 डिग्री 6 मिनट, इसे भी कहूंगा उत्तरी गोलार्ध। तो भारत का अक्षांश विस्तार पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। भारत का विस्तार है नहीं है? अब ये जो खड़ी रेखा है ग्लोब पे, इन्हें कहते हैं देशांतर। इन्हें क्या कहते हैं? देशांतर। और क्या कहते हैं बेटा? देशांतर। क्या कहते हैं बेटा? देशांतर। कुल ग्लोब पे देशांतरों की संख्या मतलब आगे 360। वेरी गुड। कुल ग्लोब पे देशांतरों की संख्या कितनी है बेटा? 360। 360 देशांतर है। कितने देशांतर है बेटा? 360। अब ऐसा भी है कि अपना जो ग्लोब है, हाँ, उसमें देशांतर भी गुजर रहे हैं ना कहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो देशांतर टच हुआ बेटा, यहाँ पे जो देशांतर टच हुआ वो देशांतर है 68 डिग्री। कौन सा बेटा? 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट। अब इसको मैं कहूंगा पूर्वी देशांतर, क्योंकि ग्लोब में इधर आ गया पश्चिम, इधर आ गया पूर्व, तो भारत पूर्व में, भारत किसमें? पूर्व में। तो पूरा पूछा जाएगी ग्लोब में भारत की स्थिति, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा जाएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो इसे कहूंगा पूर्वी देशांतर। क्या कहूंगा मैं? पूर्वी देशांतर। भले ही भारत के पश्चिम में गुजर रहा है, लेकिन ग्लोब के तो पूर्व में, ग्लोब के किसमें बेटा? पूर्व में। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या कहते हैं? पूर्वी देशांतर। चलो अब सर आप तो बता रहे थे दिन बड़े छोटी रातें, तो पहले तो अपन अक्षांश देशांतर के बारे में जाना, इसके बारे में जाना बेटा, अक्षांश और देशांतरों के बारे में जाना। अब अपन जानते हैं कि दिन बड़े कैसे होते हैं और रातें छोटी कैसे होती है, क्यों बदलता रहता है, क्या कारण है। तो आपको पता है कि ये पृथ्वी, ये पूरी क्या है बेटा? ये ग्लोब के रूप में अपन दर्शाते हैं। इसके दो पार्ट किए मैंने, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और कौन से पार्ट किए विकास? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब ये था उत्तरी गोलार्ध और ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में एक बड़ा चीज अपन को देखने को मिलेगी। देखना कि उत्तरी गोलार्ध में भी एक रेखा खींची हुई है और दक्षिणी गोलार्ध में भी एक रेखा खींची हुई है, यानी कि 3 मुख्य रेखाएं हैं ग्लोब पे। कितनी मुख्य रेखाएं? 3 मुख्य रेखाएं ग्लोब पे। इसको कह दिया अपन ने विषुवत। क्या कह दिया बेटा? विषुवत कह दिया। और जो इसके ऊपर है इसे कह देंगे अपन कर्क रेखा, जो अपने भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और ये जो नीचे दक्षिणी गोलार्ध में इसे कहते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा है बेटा? मकर रेखा। अब मैंने अभी आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया। किसके बारे में बताया बेटा? अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया। तो जानना एक बात मेरी, थोड़ी गौर से सुनना कि यहाँ 0 था, यहाँ 0 था, तो यहाँ 1 हुआ होगा, 2 हुआ होगा या 3 हुआ होगा। तो मकर रेखा का अक्षांश विस्तार कितना है? तो ये जो मकर रेखा आपकी स्थित है ये 23 डिग्री और 30 मिनट, यानी कि 23.5 डिग्री अपन कह सकते हैं। और इस रेखा को मैं क्या कहूंगा? देखो दक्षिण में स्थित है, तो दक्षिणी अक्षांश। क्या कह दूंगा? दक्षिणी अक्षांश। इसे कह दूंगा मैं दक्षिणी अक्षांश। ये कहलाएगी आपकी दक्षिणी अक्षांश के रूप में जानी जाएगी। अब कर्क रेखा उत्तर में स्थित है, तो यही कर्क रेखा का विस्तार है 23 डिग्री 30 मिनट। 23 डिग्री 30 मिनट। डिग्री का चिन्ह ऐसा लगता है, मिनट का चिन्ह ऐसा लगता है, ठीक है। अब ये 23 डिग्री 30 मिनट। अब इस रेखा का अक्षांश विस्तार है, तो अपन इसे बोलेंगे 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये उत्तर में स्थित है। ये क्या है बेटा? उत्तर में स्थित। अब अपना सूरज एक ही जगह स्थित है, सूरज एक ही जगह है और पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती है। तो 2 गतियां होती है पृथ्वी की, एक तो होती है घूर्णन गति। हाँ बेटा, हाँ नहीं, एक तो है घूर्णन गति, एक तो कौन सी गति है बेटा? घूर्णन गति। घूर्णन गति। और दूसरी है परिक्रमण गति। कौन सी गति है? परिक्रमण गति। परिक्रमण गति। एक घूर्णन गति है, एक परिक्रमण गति।
एक घूर्णन गति है, दूसरी कौन सी है? परिक्रमण गति। अब घूर्णन गति किसे कहते हैं सर? घूर्णन। और किसे कहते हैं? परिक्रमण। तो देखना, पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने घंटे में? 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। अब सुनना मेरी बात कि पृथ्वी का अपने अक्ष पे 24 घंटे में जो एक चक्कर पूरा करना होता है उसे कहते हैं घूर्णन गति। उसे क्या कहते हैं बेटा? घूर्णन गति। ये 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। 24 घंटे में क्या कर लेती है बेटा? एक चक्कर पूरा कर लेती है। अब देखना, पृथ्वी का अपने 24 घंटे में अपने अक्ष पे घूमना तो कहलाता है घूर्णन। अब सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार, सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार क्षेत्र में जो चक्कर लगाना होता है पृथ्वी का, वो है परिक्रमण। क्या है? परिक्रमण। अब एक दिन एक क्वेश्चन बहुत ही ताजा अच्छा सा आपके कंपटीशन में काम आएगा, अभी से आप अच्छी तैयारी कर लो। तो पृथ्वी का अपना एक जो 24 घंटे में पूरी करती है उससे बढ़ते हैं दिन और रात। क्या बढ़ता है बेटा? दिन और रात। और परिक्रमण के कारण बढ़ती है ऋतुएं और वर्ष। ऋतुएं और क्या बढ़ती है? वर्ष। तो घूर्णन तो पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा 24 घंटे में कर लेगी। कितने में कर लेगी बेटा? 24 घंटे। और इसमें एक वर्ष लग जाएगा, यानी 365 दिन। कितने दिन? 365 दिन। अब सुनना, प्रत्येक 4 वर्ष में 31 की फरवरी होती है। प्रत्येक 4 वर्ष में क्या होती है बेटा? 29 की फरवरी होती है। क्यों होती है सर? इसका कारण जानना कि अपनी पृथ्वी एक चक्कर जो चक्कर लगा रही है इसको 365 दिन और 6 घंटे का समय लग जाता है। 365 दिन और कितने घंटे का? 6 घंटे का। तो 4 बार 6 को करो इंटू लगे, 6 2 12, 6 3 18, 6 का 24 घंटे हो गए। और 24 घंटे होते एक दिन पूरा हो गया। तो प्रत्येक चौथा वर्ष आपका कहलाएगा लीप वर्ष। क्या कहलाएगा बेटा? लीप वर्ष। और लीप वर्ष में हमेशा जो दिन होते हैं आपके वो 366 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 366 दिन होते हैं लीप वर्ष। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनना मेरी बात है, रोमांचक बात कि अब सर अब तो बता दो दिन रात क्यों बड़े होते हैं? कितनी देर हो गई, सारी बातें हो गई, अब बता देते हैं दिन रात बड़े छोटे क्यों होते हैं। अब सुनना मेरी बात, 3 रेखाएं बताई मैंने। कितनी रेखाएं बताई? 3 रेखाओं का अलग अलग नाम भी बताया मैंने। उत्तरी गोलार्ध में कौन सी है? और ये बीच में जो 2 भागों मारती है विषुवत। क्या बात है। और ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध में मारती हो। क्या बात है, आपको तो सब कुछ याद हो गया। तो देखो मेरी बात सुनो, ये है कर्क रेखा। कौन सी है बेटा? कर्क रेखा। जो अपने उत्तरी गोलार्ध में, ये है मकर रेखा। और ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश है, इसे विषुवत की आपकी। तो सूर्य अपने अलग अलग समय पे अलग अलग रेखाओं पे चमकता है। अब देखो सूर्य जो अपना इधर में सूर्य बनाया मैंने, तो ये पृथ्वी घूमेगी तो कभी तो इस हिस्से पे ज्यादा प्रकाश पड़ेगा सूर्य का, कभी इस हिस्से पे पड़ेगा और कभी इस पे पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो कोई कारण है आपके दिन रात छोटे बड़े होने का। देखना 21 जून के दिन, 21 जून के दिन सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है कर्क रेखा पे। इस पे पड़ता है कर्क रेखा पे। 21 जून के दिन सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है कर्क रेखा पे। अब 21 जून को जो सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ेगा कर्क रेखा पे, 13 मिनट की, तो सूर्य का सीधा प्रकाश जो पड़ता है वो पड़ता है कर्क रेखा पे। किसमें पड़ता है बेटा? अब सुनना मेरी बात कि जो ये 21 जून को सीधा प्रकाश पड़ेगा, इससे क्या होगा कि उष्मा ज्यादा मिलेगी इसको, हाँ, और उष्मा ज्यादा मिलेगी और प्रकाश ज्यादा समय तक रहेगा। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध का क्या हो जाएगा बेटा? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो गया 21 जून। कौन सा दिन हो गया? 21 जून का हो गया। अब सुनना मेरी एक आगे की बात, इस दिन इधर सूर्य ज्यादा चमक रहा है तो इधर कम चमकेगा। इधर ज्यादा चमक रहा है तो इधर क्या कम चमकेगा? कम चमकेगा। इधर ज्यादा चमक रहा है तो इधर क्या हो जाएगा? कम चमकेगा। और इस दिन यहाँ पे हो जाएगी छोटी, जो इधर बड़ी हो रहा है तो इधर छोटा हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा बेटा? छोटा। तो 21 जून को इधर क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? छोटा दिन। ठीक है। इधर रात छोटी हो रही है तो इधर रात क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। बड़ी हो जाएगी। इधर रात क्या हो जाएगी बेटा? बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उल्टा चलता है। एक हिस्से पे प्रकाश पड़ रहा है, दूसरे हिस्से पे नहीं। अब
इधर तो सर बता दिया आपने, चलो 21 जून को। अब ऐसा भी हमने पढ़ा है कि सर दिन भी छोटा होता है, कभी दिन भी क्या होता है, छोटा। और सूर्य इस रेखा पे जिस दिन चमकेगा, मकर रेखा पे, उधर ऑटोमेटिक दिन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इधर बड़ा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा। तो एक डेट है बहुत ही रोमांचक, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर क्या भाई दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, जबकि इसका उल्टा कहाँ पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में। उल्टा कहाँ पड़ेगा बेटा, तो पूछा जाए उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा है, 22 दिसंबर। बोलना हो गया बेटा, 22 दिसंबर। बढ़िया चीज समझ में आई, आप देखना आगे। अब 22 दिसंबर हो गए। अब ऐसे भी सर कोई दिन रात होता है जब बराबर होता है, ऐसा कोई दिन रात होता है क्या जहाँ समय बराबर होता है। समय तो वही 24 घंटे रहता है, कभी तो सूरज जल्दी अस्त हो जाता है, कभी जल्दी निकल जाता है, ऐसा देखते हैं नहीं देखते, पर तो अस्त नहीं होता, वो पृथ्वी की गति के कारण होता है, जिसके कारण होता है ना। अब दो डेटे ऐसी है जहाँ सूरज की सीधा सीधा प्रकाश विश्वत में पड़ेगा, सीधा का सीधा प्रकाश कहाँ पड़ेगा, विश्वत वर्ष में पड़ेगा। अब देखना सीधा ने सीधा प्रकाश पड़ रहा है विश्वत वर्ष पे, तो इस प्रकार की दो डेट है। इस प्रकार कितनी डेट है बेटा, दो डेट। एक डेट 21 मार्च, कौन सी डेट है बेटा, 21 मार्च, और एक है 23 सितंबर। एक 23 सितंबर। तो इस दिन यह विश्वत रेखा पे सूर्य सीधा सीधा चमकता है, और विश्वत रेखा पे चमकने के कारण दिन और रात क्या हो जाते हैं बेटा, बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, एक छोटी चीज और रहेगी, एक छोटी चीज कैसे रहेगी सर बताना था, लेकिन बताया नहीं आपने, तो एक छोटी चीज और बताते हैं। एक मिनट क्या हुआ, दिन रात बराबर होते हैं। अब देखना एक बढ़िया कंसेप्ट है बहुत ही अच्छा कि सर हमें तो ये बताओ ये ऋतुओं वाला कंसेप्ट क्या है, कभी तो गर्मी, कभी सर्दी, और कभी बरसात, बारिश का मौसम। तो सुनना मेरी बात, ये तीन रेखाओं का कंसेप्ट चलेगा, तीन रेखाओं का कंसेप्ट चलेगा, तीन रेखाओं का कंसेप्ट चलेगा। अब सुनना मेरी बात, ये कौन सी रेखा है बताओ जल्दी, विश्वत। ये कौन सी है, कर्क रेखा। ये कौन सी कर्क रेखा। अब सुनना मेरी बात, तीनों रेखाएं, कितनी रेखाएं, तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विश्वत रेखा। अब सूर्य का जो सीधा प्रकाश पड़ता है इस क्षेत्र में ज्यादा पड़ता है, इस क्षेत्र में क्या पड़ता है ना, ज्यादा। ये दोनों क्षेत्र मान लो, इस क्षेत्र में सूर्य का ज्यादा प्रकाश रहता है, हाँ, और ज्यादा उष्मा रहती है, तो इस क्षेत्र को कह देंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कह देंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कह दिया। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इसे क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ थोड़े इलाके ठंडे होते हैं, यहाँ इलाके क्या होते हैं, थोड़े ठंडे। अब उल्टा इसका ही यहाँ पे हो जाएगा शीतोष्ण, यहाँ पे क्या हो जाएगा। और ये जो बिंदु है यहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में रेयर गैस में पहुंच पाता है, इसे कहते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। इसे क्या कहते हैं बेटा, शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। तो इससे आगे करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तो समझ में आया।